Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping everybody is fine. Well, let us start our today's lecture. Beta, today's lecture include another essay from Unique Notes, and that is the person I like most. This is one of the most important essay as well. Beta, we have selected Quaid-e-Azam as our national hero or the personality we like most, or you can write about any other person like Dr. Qadir Khan, like whosoever has appealed for you. तो बेटे हम देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट ऐसे है, आज ऐसे राइटिंग के हवाले से काम होगा। हम एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में आपके नोट्स में से ये ऐसे कर रहे हैं और तकरीबन हमने 6 ऐसेस कर लिए हैं और हमारा टारगेट क्या है 1 to 13 ऐसेस। ठीक है जी। आज ऐसे नंबर 7 है द पर्सन आई लाइक मोस्ट, और हमारे पास जो है जो पर्सनैलिटी मौजूद है द फादर ऑफ द नेशन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो बेटा हमारे नेशनल हीरो कौन है? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छा ऐसे है। और मैंने आपको ये कहा था आपके पास जो बोर्ड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं ऐसे के हवाले से कि यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑफ 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। आपके पास 4 टॉपिक्स होते हैं और उनमें से किसी एक टॉपिक को आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे राइटिंग करना है। और उसमें अहम चीज़ ये है कि 300 to 400 वर्ड्स तो हमें दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसको एक्सीड कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद एक्सीड कर सकते हैं, इससे कम ना लिखिएगा क्योंकि आपका ज़्यादा वेटी हो जाएगा। अगर उसमें कोटेशंस हैं, उसमें ज़्यादा पैराग्राफ्स एडिट हैं, तो आपका वो ऐसे जो है बड़ा स्कोरिंग हो जाएगा, बड़े अच्छे मार्क्स आपको देगा। आपने इसमें कोटेशंस भी ऐड करना है, तकरीबन 6 के करीब कोटेशंस तो कहीं नहीं जाने चाहिए। 6 और 7 कोटेशंस जो है वो आपको लाजमी लिखना है, ठीक है जी। नॉट नेसेसरीली कि आप लिखेंगे कोटेशन जो है फ़ला फ़ला शख्स की है, आप जस्ट वो कोटेशन साथ साथ डालते जाएं, उस शख्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, एनोनिमस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपका ऐसे जो आज पढ़ा जाएगा वो क्या है, माय नेशनल हीरो, तो उसके कोट्स मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। कोट्स आपको बेशुमार, आप गूगल सर्च करते हो तो बहुत से और कोट्स भी आपके सामने आते हैं, मयारी कोट्स। तो आपके पास कुछ अच्छे अच्छे कोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। योर ऐसे इज़ द पर्सन आई लाइक मोस्ट and it's my national hero, ठीक है जी। कोट नंबर 1 is leaders are visionaries. Leaders are the dignitaries or visionaries with no sense of fear and no concept of odds against them. Leaders are visionaries with no sense of fear. तो लीडर कौन होते हैं? they do not have any sort of fear at all. They are undaunted or valiant people. बहादुर लोग होते हैं, बेखौफ लोग होते हैं और सेंस ऑफ फियर उनमें नहीं होता। ऐसे विशनरीज, ऐसे थिंकर्स और ऐसी शख्सियात होती हैं। एंड नो कंसेप्ट ऑफ ऑड्स अगेंस्ट देम। ऑड्स क्या होते हैं? द डिफ़िकल्ट और स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस, और उनको अपने ख़िलाफ़ जो स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस हैं उनका खौफ भी, उनका भी कोई तसव्वुर नहीं होता। दे एवर रिमेन बोल्ड, करेजियस एंड शो डिटर्मिनेशन इन फेस ऑफ हॉस्टाइल फोर्सेस और द ऑड्स अगेंस्ट देम, कि अपने ख़िलाफ़ तमाम चीज़ों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? क्रिएटिविटी, तख्लीकी काम। डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। एक लीडर और उसका जो फॉलोअर होता है उसके दरमियान डिस्टिंग्विश क्या चीज़ करती है? इनोवेशन। इनोवेशन वो क्रिएटिविटी जो कि लीडर के माइंड का हिस्सा है। तो इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर, ये आपके एक कोट हुआ। फिर नंबर 3 पे देखें, क़ायद-ए-आज़म रोड लाइक एन ईगल। रोड का मतलब क्या होता है? परवाज़ करना, ठीक है, टू हैव अ फ्लाइट लाइक। तो क़ायद-ए-आज़म जो है एक अकाब की मानी जो है वो उड़ते थे, अकाब की नज़र रखते थे कह सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट है, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मैं आशना नहीं हूँ। और कौन कह रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं ये वर्ड कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। एंड द वेरी नेक्स्ट कोटेशन ओवर हियर इज़, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन। थिंक 100 times, थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन। कोई फैसला करने से पहले 100 दफ़ा सोचो, बट वंस दैट डिसीजन इज़ टेकन, स्टे बाय इट
एज वन मैन, लेकिन जब डिसीजन ले चुके तो एक शख्स की तरह, एक मजबूत शख्स की तरह डटे रहें। तो थिंक 100 times बिफोर यू टेक अ डिसीजन, बट once that decision is taken, stand by it as one man। अगेन मोहम्मद अली जिन्ना का कोट है। फिर आपके पास एक और कोट आ रहा है, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल है कि एक्सपेक्ट द बेस्ट, बेहतरीन की तवक्को रखो, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और बदतरीन सूरत हाल के लिए अपने आप को तैयार रखो। एंड द नेक्स्ट वन, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन। मैं सही फ़ैसला लेने वाली बात पे यकीन नहीं रखता। आई टेक अ डिसीजन, मैं फ़ैसला करता हूँ, एंड मेक इट राइट, और फिर उसे दुरुस्त करता हूँ। ठीक है, सही फ़ैसला लेना, वो कहते हैं सही फ़ैसला लेना क्या चीज़ है। आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, कि मैं राइट डिसीजन लेने पे यकीन नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ टेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट, फ़ैसला करो और फिर इसको देन गो टू positively go to the path towards gaining or obtaining the goals of life or your objectives। तो फिर आप जो फैसला कर लो उसको सही साबित करो। ठीक है जी, ये कोट्स आपके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 कोट्स। आपके पास 7 कोट्स जो है तकरीबन मैंने लिख दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो बेटा लेट अस टॉक अबाउट दिस ऐसे। इस ऐसे में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं हमारे पास। First of all, I would like to talk about the national hero. How do you define a national hero? National hero क्या होता है? देखो बेटा, a national hero is a man of exceptional qualities. A national hero basically is a man of exceptional qualities of head and heart. He possesses strong determination. He possesses a undaunted spirit. He possesses steadfastness, and he is a man of strong willpower. We see that he possesses the quality, he has the potential, he has the caliber to change the fate of the nation or to mold the fate of the nation through his selfless devotions and outstanding efforts. We see that the history is repleted with many examples of the national heroes, but the hero whom I like the most is Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam का ऐसे है, इसलिए Quaid-e-Azam के बारे में लिखेंगे। And why do you like Quaid-e-Azam? Quaid-e-Azam basically is the founder of the nation. He's the father of the nation. He's the man who liberated the suppressed Muslims of the subcontinent from the cruel slavery of Hindus and British imperialism। कायद-ए-आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक जो ज़ालिमाना ग़ुलामी का दौर था हिंदुओं का और बरतानवी साम्राज्यत का, उससे निजात दिलाई थी। ठीक है जी, तो ये आप उनके बारे में लिख रहे हो। तो लेट अस सी ऑल द थिंग्स इन डिटेल। यस, द पर्सन आई लाइक मोस्ट, इट्स माई नेशनल हीरो Quaid-e-Azam. Few individuals, it's the introductory paragraph of this essay, that few individuals significantly altered the course of history. Alter mean change, तब्दील करना। Significantly क्या होता है? Remarkably होता है बड़े शानदार तरीके से। Few still modify the map of the world. Modify mean change, to bring change. Hardly anyone can be credited. Credited mean attributed, praised for, किसी काम का सेहरा किसी के सर जाना, praised for, with creating a nation state. So we see that the different people have different potentials, capabilities and qualities. We see that some individuals have the qualities that they can change the course of the history. Similarly, some people have the potential to modify, to change the map of the world out of their outstanding efforts. And some still, hardly we see the people who have the potential, who have the capability to create a nation state, So different potentials are found in different people. Muhammad Ali Jinnah did all three. Muhammad Ali Jinnah possessed all the three qualities in one.
ठीक है. He was one of the recent history's more charismatic leader. Charismatic means, charismatic किसे कहते हैं? Very charming and fascinating. When we look at all the personalities in history, we see that Quaid-e-Azam, in fact, he possessed a charismatic personality, a very fascinating, a very charming personality indeed, and he possessed the caliber, he possessed the potential, or he possessed the capability to, or being a great orator, he possessed that magical power to spellbound his audience through his speech, through his words. So he was a man who gathered the Muslims of the subcontinent on one platform and started his struggle for the achievement of a separate and independent home for the Muslims of the subcontinent. So that was indeed a great achievement of this great man. So that is why he is rightly called the founder or the father of the nation. So we see Jinnah virtually in fact, dar haqiqat, conjured mean created, established Pakistan into statehood by the force of indomitable will. Indomitable क्या होता है बेटा? Unconquerable. It means unconquerable. Though he possessed a strong willpower that was unconquerable, and due to this quality he was able to create an independent स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और वो एक ऐसी क़ुव्वत के, ऐसी सलाहियतों के मालिक वो शख्सियत थी जिन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी पुख्ता इरादे अज़्म की वजह से दुनिया के नक्शे पर वो एक हुकूमत, एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट को बनाने में कामयाब हुए. हिज प्लेस ऑफ प्राइमेसी. प्राइमेसी क्या होता है? प्राइमेसी, प्रायोरिटी. प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस, प्रायोरिटी, आप इसको कह सकते हैं प्रोमिनेंस, प्रायोरिटी, ठीक है, बढ़तरी. तो हम देखते हैं कि हिज प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस, प्राइमेसी इन पाकिस्तान हिस्ट्री looms like lofty minaret. Looms mean to appear, जाहिर होना. Looms mean to appear, जाहिर होना. तो like a lofty mean grand, Grand, grand क्या होगा? अजीम. तो we see that he stands like that of a grand, lofty minaret. Achievements of all his contemporaries होता है fellows, FELLOWS, fellows in the Muslim League. We see that there were many visionaries or dignitaries in the history of the Pakistan or in the liberation movement. We saw that many dignitaries or visionaries, they struggled really very hard. They made endeavors under the support and guidance of Quaid-e-Azam, and were ultimately were able to make a state of their own on the map of the world. तो क्या कहते हैं कि he appeared like that of a lofty and grand minaret as compared to the rest of his contemporaries, even in Muslim League. The person I like the best, or my national hero, is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who is the founder of the dear homeland, Islamic Republic of Pakistan. He is regarded as our liberator. So now you have come to the point that which is your favorite personality, whom you like as your favorite personality. So Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is no doubt our favorite personality, and he is rightly called the father or founder of the nation, and he helped us out in having a state of our own, and he is regarded as our liberator. उनको liberator भी कहा जाता है, हमारा निजात दहिंदा भी कहा जाता है, because he was a person who enabled us to get rid of the clutches of slavery out of the Hindus mechanism and the British imperialism.
मोहम्मद अली जिना, अच्छा देन वी विल टॉक समथिंग अबाउट हिज अर्ली लाइफ, उनकी अर्ली लाइफ के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं स्टार्ट जब इस ऐसे को करेंगे। मोहम्मद अली जिना saw the light of the day in the Karachi on 25th December 1876 in a noble family of a rich businessman, Punja Jinnah. He received his early education in Karachi Mission High School at the age of 16. After passing matriculation examination, he went to England and studied law and took his barrister's degree from Lincoln Inn. So we see when talking about the early life history of Quaid-e-Azam, we see that he was born in Karachi in the year 1876, and he was born in the rich family, a family of businessmen, and his father's name was Punja Jinnah, and Quaid-e-Azam basically got his early education from Sindh Madrasatul Islam, and later on he got admission in Mission High School and he did his matriculation over there, and after the time when he passed his matriculations, he went to England to study law and took his barrister's degree over there from Lincoln Inn, you can say. Actually, one of the English friend of Kai's father, Punja Jinnah, he advised him, seeing the bright boy or observing the capabilities or the potential of Quaid-e-Azam, he advised his father to send him abroad for higher education, and that is why after matriculation he was sent to England to study law. And from there he got his degree of Bodied Law, and he took his barrister's degree from Lincoln Inn. तो आगे देखते हैं कि क्या है इसमें. In 1896 he came back and started practice as a lawyer, first in Karachi and in Bombay. So we see after receiving his degree of Bodied Law, or after becoming barrister, he came back to India and he started law practice both in Bombay and Karachi. कि first उन्होंने कराची में और फिर बॉम्बे में उन्होंने अपनी law practice जो है वो शुरू कर दी, यानी he came in practical life that time. It was the year 1896. In spite of a strong Hindu majority in that profession, he rose to a very high position by dint of क्या होता है? By dint of एक idiom है, इसका मतलब है due to some quality, किसी खूबी की बिना पर. His strenuous and meticulous work. Strenuous क्या होता है? Strenuous hard effort. Strenuous का मतलब बेटा hard effort, और meticulous होता है careful. और मेटिकुलस होगा केयरफुल. तो Quaid-e-Azam in fact was very conscientious, he was very careful, he was very vigilant, very dedicated indeed, and there were many Hindus in the profession of law, yet he rose to the prominence and he at certain points defeated them out of his outstanding intellect and genius. तो बहुत से मौके पर हम देखते हैं कि लॉ की फील्ड में बहुत से हिंदूज जो है मेजॉरिटी में नज़र आते हैं, लेकिन Quaid-e-Azam जो है वो आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्ट और जीनियस के मालिक थे, तो इसी वजह से उन्होंने ओवरशैडो किया अपने जो कंटेम्प्रेरी या हिंदू जो राइवल्स थे उनके लॉ फील्ड में, उनको कम्पीट किया और उनको उनमें ही रोज टू प्रोमिनेंस, यानी एक हायर रैंक की तरफ भी बढ़े. जी बेटे, मिस्टर जिन्ना वॉज बॉर्न ग्रेट एंड टू द रूल Yes, he was born great and to rule the hearts of the Indian Muslims. He started his political career as a member of a Bombay legislature. हम से देखते हैं कि he was a very hard working person indeed, and he started his political career as a member of Bombay legislature initially. कि initially उन्होंने politics में उनका start कैसे हुआ है कि Bombay legislation जो है उनके वो member बन गए. Then he joined Indian National Congress. He was a great champion. Champion क्या होते हैं? Supporter of freedom for the people of India. तो क्या है? When he entered in politics, he also joined Congress, the first political party in India. India की जो पहली political party थी कांग्रेस, उसको ज्वाइन किया. और क्या था कि he was champion of the freedom of India. Actually he wanted to liberate India from the clutches of British imperialism. वो ये चाहते थे कि इंडिया को आज़ादी मिले जिसमें हिंदू भी मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं, और ब्रिटिश रूल से
निजात पाई जाए. When he realized that the Congress was new Hindu body and stood for Ram Raj, he resigned and joined the All India Muslim League in 1922. But when he continuously saw the rigid behavior of the Congressites or the Hindu leaders who were dreaming the Hindu Raj, Ram Raj in India, so he diverted all his attentions towards Muslims and joined Muslim League in 1922. हम ये देखते हैं कि एक स्टेज पे कायद आज़म ने महसूस किया कि मैं तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सपोर्टर हूँ, लेकिन हिंदू तो ड्रीम क्या कर रहे हैं, हिंदू राम राज के बारे में सोच रहे हैं. एंड दे आर शोइंग देयर प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम्स. मुसलमानों के हवाले से वो नैरो माइंडेड हैं, तासुब और तंग नज़री का शिकार हैं. तो उन्होंने अपनी तमाम डाइवर्ट कर दी अपनी तवज्जो मुसलमानों की जानिब. और द बेस्ट वे वॉज टू जॉइन मुस्लिम लीग, टू हैव अ प्लेटफॉर्म ऑफ द मुस्लिम्स, टू गेट देम assembled over there and to fight for the liberation of the Muslims of subcontinent. ठीक है जी. 1922 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की. He had been the greatest spokesman. Spokesman क्या होता है? Representative. यहाँ मैं लिख देती हूँ representative. Representative क्या होता है? नुमाइंदा. रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं? नुमाइंदा. तो हम यहाँ देखते हैं, ही वाज द स्पोक्समैन ऑफ इंडिया मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर देम. ठीक है. तो हम देखते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही हैड बीन अ ग्रेट सपोर्टर, अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ द हिंदू मुस्लिम, नॉट ओनली ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट ऑल्सो ही स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया और फॉर सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. Indeed. Well, by 1930, he became an undisputed leader of the Muslims. Undisputed, yani nobody could resist him, could go against him. Soon he began to recognize the Indian Muslim League all over India. People gave him the title of Quaid-e-Azam for his sterling services, selfless services for the Muslim cause freedom. We see that out of his sincere, selfless and devoted efforts for the independent state of Muslims so that the Muslim could have a land of their own, he struggled day and night. That is why he was given the title of Quaid-e-Azam by the Muslims. मुसलमानों ने because he was working really hard for the cause of a separate independent state, for the cause of freedom. तो आज़ादी के हसूल के लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे, इसलिए उनको कायद-ए-आज़म का टाइटल खिताब दिया गया. He was an intellectual genius, Genius, wizard. Wizard क्या होता है? A man with magical power, a charismatic personality, and soon overshadowed, outshine, defeat. ठीक है जी. The Indian overshadowed the great Congressites Gandhi, Jawaharlal Nehru. So we see that he was really a genius person. He was intellectual. He was a person with magical forces, with magical power, having a charismatic personality. So that is why the other leaders of the Congressites, the prominent leaders of Congress like Jawaharlal Nehru and Gandhi, they had to accept that it is not easy to defeat him. ठीक है. It is not easy to defeat the ideologies of Quaid-e-Azam and the Muslims. Quaid-e-Azam was man of principles and fought undauntedly. बेटे undauntedly क्या होता है? Unfeared. Undauntedly mean unfeared, बिला खौफ. Unfeared, बेखौफ, without any fear. So he was a person who was brave, who was valiant, who was dauntless, who was fearless. Nobody could, he was a person who never compromised on principles. Nobody could defeat him. Well, Quaid-e-Azam was a man of principles and he fought single-handed against the British and Indian Congress. He was a great statesman, a seasoned
parliamentarian and champion of democracy. तो कायद आज़म was no doubt a true champion of democracy. डेमोक्रेसी की हमायत में थे, उसके हामी थे. इसके अलावा he was a great parliamentarian, बहुत अजीम parliamentarian थे. And he single-handed fought against the mechanism, fought against the intrigues and conspiracies of both Hindus and Englishmen और ब्रिटिशर्स. कि जो ब्रिटिशर्स और हिंदूस थे उनकी जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज थी, साजिशें थी, उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी बहादुरी से वो लड़े. ठीक है जनाब. इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटे. मिस्टर जीनास इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी ऑनेस्टी को कहा जाता है. ऑनेस्टी, ईमानदारी ऑफ करेक्टर वॉज बियॉन्ड रिप्रोच. रिप्रोच क्या होता है? क्रिटिसिज्म को कहते हैं. रिप्रोच मीन क्रिटिसिज्म. So his personality indeed was out of all sort of criticism. Nobody could reproach him. Nobody could criticize him. Nobody could threaten him. He was a man of integrity and honesty. Gandhi called him an impossible man, for he would never compromise on principles. Again we see that Jawaharlal Nehru, he used to say that Quaid-e-Azam was a man of Quaid-e-Azam was man of integrity and honesty, and he was a person who never ever compromised on principles. He was a person unconquerable, undefeatable. He stood like a rock against the opponents, rivals, whosoever was his rival, he stood against them like a rock. He united the defeated groups of Muslims into a force to reckon with. Reckon with क्या होगा? To take into account, to be given importance. So he made the Muslims such a force that they were given importance not only by Hindus but बाय इंग्लिशमैन. कि ऐसी शख्सियत बन गए कि हिंदू और मुस्लिम जो हिंदूज़ थे और जो इंग्लिशमैन थे वो मुसलमानों को शनाख्त करने, दे गेव मुस्लिम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर ओन. उन्होंने मुसलमानों को उनकी शनाख्त से नवाजा. Quaid-e-Azam worked day and night for strengthening the Muslim League and for finding the largest Muslim country in the world. It was due to his untiring efforts and wise leadership that Pakistan came into being. So that is all due to his untiring effort, unflinching efforts and his work through day and night that Pakistan ultimately appeared on the map of the world as an independent sovereign. उनके दिन रात की अनथक मेहनत का नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ. हैड देयर बीन नो जिना देयर वुड नॉट हैव बीन पाकिस्तान. तो दैट इज़ वेरी ट्रू. In fact, it's very true that had there not been Jinnah, there had not been Pakistan. अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता. Mr. Jinnah was highly intelligent. He was highly disciplined, hardworking, supremely self-confident, driven by the dreams and drove others. He was the first Governor General of Pakistan. So these are the qualities of the Quaid-e-Azam, that he was a man who possessed self-confidence. He was a man who possessed the discipline of high class. He was highly intelligent and he was really very genius or intellectual, and he was a person who knew how to drive others, how to guide others, how to take others to the right positive path. He was the first Governor General of Pakistan. On 23rd March 1940, Pakistan resolution was passed in Lahore. All the Muslims took active part in the freedom movement under the able guidance of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and at last succeeded in their mission. The British had to accept the demand of Pakistan, and it came into being on 14th of August 1947. We see that Pakistan resolution was passed on 23rd of March 1940. It was a step, a very solid one, towards the creation or establishment of Pakistan, and all the Muslim leaders unanimously accepted this resolution in Lahore. And initially the Pakistan resolution, the very idea of the creation of Pakistan was ridiculed by the Hindus, and they made fun of it, and they just thought it only a dream of a man. तो इब्तदा में इसे कायद-ए-आज़म का जो ये एक इरादा था, स्ट्रगल थी, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन का पास हो जाना जो था, इसको एक दीवाने का ख्वाब कहा गया और इसका मजाक बनाया गया हिंदू अखबारात में. लेकिन क्या है कि ड्यू टू अनफ्लिंचिंग एफर्ट्स, ड्यू टू अनटायरिंग एफर्ट्स, अल्टीमेटली
under the able guidance of Qaid Muhammad Ali Jinnah, Muslims were succeeding in the Muslims of the subcontinent got success in their mission, and Pakistan appeared as an independent state on the world map on 14th of August 1947. Qaid Muhammad Ali Jinnah took the reign क्या होगा, control of this newborn state as a Governor General of Pakistan. He paid no heed to his director's advice and did not care even for his failing health. His health was breaking down under the heavy pressure of work. We see when Pakistan came into existence, and during his campaign for the and during this liberation movement, he really had to work very, very hard, and this hard effort told upon his health. His health broke down, and with this failing health, he continued his efforts for the Pakistan, for the progress and the development of this newly established sovereign of Pakistan. And due to the heavy pressure of work, ultimately he died. We see the Qaid Muhammad Ali Jinnah died at 10:20 p.m. on September 11, 1948 at Ziyarat in Quetta. So he was in Quetta that time when he died, and the time was 10:20 p.m. and it was 11th of September 1948. So because of his poor health, ultimately he died. Qaid Muhammad Ali Jinnah, yes, he was buried in Karachi the next day, where a handsome dome. Dome क्या होता है? A shape like rounded vault. A shape like rounded vault. गुम्बद कहा जाता है rounded vault. V-A-U-L-T. So there is a dome where Qaid is buried in Karachi, and that is a monument of white marble indeed, housing the remain of one of the history's most remarkable means splendid, tenacious. Tenacious किसे कहते हैं? Tenacious का मतलब firm, F-I-R-M, firm, F-I-R-M. So here we see again the qualities of Qaid-e-Azam, that he was remarkable, he possessed a personality that was remarkable, he was tenacious, very firm, or he was determined whatever he did. Enigmatic figures. And enigmatic क्या होता है? Enigmatic होता है mysterious, unable to understand. He possessed such a personality that nobody could understand it easily. Pakistan is a living monument of his greatness and service. Monument क्या होता है? Memorial. तो Pakistan in fact is a living memorial of his hard effort. तो कायद-ए-आज़म की जो शानदार एफर्ट है, उनका रिजल्ट क्या है? पाकिस्तान की सूरत में हमें नज़र आता है. तो in the end we pray for this soul, that may Allah rest his soul in peace. कि अल्लाह ताला जो है उनको क्या है कि उनकी रूह जो है पुरसकून हो, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल करे. तो बेटे एंड में बहुत अच्छा एक कोट लिखा हुआ है लॉन्ग फेलो का, कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस वी कैन मेक आवर लाइफ sublime, grand, and departing leave behind us footprint on the sands of time. तो क्या है? If we cast a glance on the lives of all the great men in the history, we see that they give us a message. They give us a message that we can also make our lives grand. We can also make our lives sublime. We can also reach to the height of glory. Only if we work hard, only if we struggle, if we work day and night to get the targets or the objectives of life. ठीक है? Only these type of persons who really struggle hard, they become the permanent part of the history out of their noble deeds, out of their noble actions. They ultimately they live forever through history. Their name is written with golden words on the pages of the history. ठीक है? तो क्या है कि we also can reach to the glory of height, we can reach to the height of glory out of our untiring efforts, out of our endeavors, out of striving really hard to get the objectives and goals of life in our hand. तो इसके लिए हमें struggle करना है, क्योंकि hard work ultimately is the key to success. बेटा here comes the end of your essay. आपका essay जो है वो complete होता है, और इसके बाद हमारे पास मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा टाइम मज़ीद है.
हमारे पास तकरीबन 5-6 मिनट शायद मज़ीद बच गए हैं, इसमें हम थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब्स ताकि थोड़े से मज़ीद आगे बढ़ें और कंप्लीट हों। तो आप अपने नोट्स में से फ्रेजल वर्ब्स देखें कि हमने कहाँ तक फिनिश किए थे लास्ट टाइम। देखें बेटे, हमने ब्रिंग जो है वो पढ़ा था लास्ट टाइम, ब्रिंग पढ़ा था। अब कॉल से आपके फ्रेजल वर्ब शुरू हो रहे हैं। कॉल का मतलब बुलाना, सेकंड थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है जी, इसके हम फ्रेजल वर्ब्स थोड़े से कर लेते हैं। कॉल एट का मतलब होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस। कॉल एट, टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर सम मोमेंट, किसी जगह रुकना कुछ देर के लिए। द ट्रेन इज़ नॉट कॉलिंग एट सुखे की मंडी। सुखे की मंडी एक जगह का नाम है, तो ट्रेन जो है वहाँ कुछ देर के लिए नहीं रुक रही। फिर नेक्स्ट है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब है आस्क टू रिटर्न, किसी को वापस आने के लिए कहना। मे आई कॉल यू बैक नेक्स्ट वीक, कि क्या मैं आपको, आस्क समवन टू रिटर्न, वापस बुलाना, कि क्या मैं आपको नेक्स्ट वीक वापस बुला सकता हूँ। कॉल बाय का मतलब होता है टू हैव अ शॉर्ट विजिट, थोड़ी देर के लिए क़याम करना। डू नॉट गो आउट, रज़ी इज़ कॉलिंग बाय दिस इवनिंग, कि बाहर मत जाओ, रज़ी जो है कोई मुख्तसर मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए शाम को आएगा। नेक्स्ट है आपके पास कॉल डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। कॉल डाउन का मतलब स्कॉल्ड, बुरा भला कहना, रिब्यूक, बुरा भला कहना, मलामत करना, टू क्रिटिसाइज समवन। मैनी पीपल डिसलाइक बीइंग कॉल डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बहुत से लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि दूसरों की मौजूदगी में उनको बुरा भला कहा जाए। कॉल फॉर इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब डिमांड, मुतालबा करना। द कस्टमर्स कॉल्ड फॉर मोर बियर, कि कस्टमर्स ने मज़ीद बियर के लिए शराब का मुतालबा किया। आप रिफॉर्म्स लिख सकते हैं, कोई पॉजिटिव वर्ड लिख लें। कस्टमर्स कॉल्ड फॉर मोर रिफॉर्म्स, कि कस्टमर्स ने मज़ीद रिफॉर्म्स, इस्लाहात का मुतालबा कर डाला। कॉल फोर्थ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब, टू ब्रिंग आउट, सामने लाना, पैदा करना। एडवर्सिटी कॉल्स फॉर द बेस्ट क्वालिटीज अ मैन। एडवर्सिटी क्या होता है? मिजरीज़, बुरे हालात, मसाइब, तकालीफ जो है वो इंसान की बेहतरीन क्वालिटीज़ को सामने लाती हैं। इंसान कोशिश करता है ना इन तकलीफ़ पर काबू पाने के लिए। फिर है कॉल इन का मतलब है बुलाना किसी को। टू समन फॉर हेल्प, फॉर कंसल्टेशन, किसी को मशवरे के लिए, हेल्प के लिए बुलाना। दे डिसाइडेड टू कॉल इन डॉक्टर, या किसी को बुला भेजना। दे डिसाइडेड टू कॉल इन द डॉक्टर बिकॉज द चाइल्ड वॉज नो बेटर, बच्चे की हालत बेहतर नहीं थी, लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि डॉक्टर को बुलाया जाए। नंबर 60 पे है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है टू फिनिश स्ट्राइक, कि स्ट्राइक का, किसी हड़ताल का ख़ात्मा करना। द वर्कर्स डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक, वर्कर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो हड़ताल जो है उसका ख़त्मा कर देंगे, हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। तो 60 तक बेटी आपने ये कर लिए, तो आगे जो है इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू रखेंगे। हमें कहाँ तक पहुँचना है? 130 तक हमें फ्रेजल वर्ब्स करना है। ठीक है बेटे, इसको करते हैं एंड, बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट lecture. So till then, thank you very much beta. Take care and stay blessed. Allah Hafiz.